हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। अगर आप 10th के मैट्रिक के अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। 400 सीरीज का क्वेश्चन चला है, ठीक है। 400 सीरीज में प्लस है, 400 प्लस क्वेश्चन का सीरीज चला है। इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको साइंस में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को बने रहिएगा। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो 2 पार्ट में जो आपको 29 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को आगे बढ़े हैं। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी को वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आपको 400 नंबर लाना है, ठीक है, 400 प्लस लाना है तो 400 सीरीज को जरूर देखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है, ठीक है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर होगा ऊष्मीय प्रवाह, ठीक है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर V बटा I, ठीक है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर V बटा I। क्वेश्चन नंबर 32 है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा होती है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा अवतल दर्पण, ठीक है। विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर का SI मात्रा वोल्ट होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम। यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। परावर्तन के भी नियम कितने? तो 2 नियम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल बटा में 1 कूलम, ठीक है। 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल और बटा में 1 कूलम हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो उपचयन हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो कॉपर होगा, ठीक है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहते हैं कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आवर्त कहते हैं या पीरियड कहते हैं। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो SV हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, पीतल क्या आता है? पीतल आपका आंसर होगा मिश्र धातु, ठीक है। पीतल क्या होगा? मिश्र धातु। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है, ठीक है। 7 से कम होता है। अगला है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन होगा, ठीक है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या? मीथेन है। तो मीथेन का सूत्र आपको बताया था CH4, ठीक है। कूट उत्पाद किस में पाया जाता है? तो अम्बिवा में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, पूछेगा कि अम्बिवा अपना भोजन किस तरह से करते हैं? तो कूट उत्पाद के द्वारा, ठीक है। कूट उत्पाद के द्वारा। अगला है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जक अंग है? तो वृक्क हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जक अंग है? तो वृक्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है, ठीक है। शुक्राणु बनता है तब वृषण में बनता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारू। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, हो बहु आपको रट के आना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? जीवधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से आप सभी को पता होगा कि मधुमेह होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। विद्युत मोटर को ऊर्जा का रूपांतर कैसे होता है? तो आंतरिक ऊर्जा का रूपांतर विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब पर 100 और 200 वाट और 200 वोल्ट अंकित है। बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताएं। तो I बराबर होगा 5/11 एम्पियर, ठीक है। I बराबर क्या होगा? 5/11 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा की एक विशेषता लिखे। तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। सौर ऊर्जा की एक विशेषता लिखे तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रा ओम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किस प्रवाह से बिजली घंटी कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रवाह, ठीक है। विद्युत धारा के किस प्रवाह से बिजली घंटी कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रवाह होगा। अगला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता की माप किस रूप में की जाती है? तो कैरेट रूप में। और सोने की शुद्धता के लिए पहचान है 24 कैरेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 में आ गया, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक किस में घुलनशील होते हैं? तो कार्बनिक विलायक में, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक किस में घुलनशील होते हैं? कार्बनिक विलायक में। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का समान सूत्र होते हैं तो CnH2n-2, ठीक है। CnH2n-2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57 के बाद 58, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कहते हैं कि CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है?
तो एल्किन का होगा। अगला है चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जाता है, तो सोडियम को, ठीक है। चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जाता है, सोडियम को। अगला है क्वेश्चन, वन संरक्षण के एक उपाय सुझाए, ठीक है। वन संरक्षण के एक सुझाव बताए, ठीक है। तो वनों की कटाई पर रोक लगाना। अगला है कि पौधे हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। पौधे हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परागन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। परागन से आप क्या समझते हैं, पराग आंसर हो जाएगा आपको परागन, पराग कणों से परागकोश से मिलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिक पराग तक पहुंचाने की क्रिया को परागन कहते हैं, ठीक है। आंसर होगा आपको पराग कणों के परागकोश से मिलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पौधे के वर्तिक पराग तक पहुंचाने की क्रिया को परागन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, तो आपको गिल्स होगा या तो गलफड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, गिल्स या गलफड़ा द्वारा। क्वेश्चन अगला है 64 नंबर, कि पौधे में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। अब पूछेगा कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। जाइलम के द्वारा जल परिवहन होता है, फ्लोएम के द्वारा फल मतलब कि भोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लघु पतन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। लघु पतन से आप क्या समझते हैं, तो आंसर होगा कभी कभी गर्म तार एवं ठंडा तार आपस में संपर्क में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है, फलस्वरूप उनसे होकर अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। यह घटना लघु पतन कहलाती है, ठीक है। देखिएगा लघु पतन से आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर होगा कभी कभी गर्म तार एवं ठंडा तार आपस में संपर्क में आ जाती है, तो ऐसे स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है, फलस्वरूप उनसे होकर अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। यह घटना लघु पतन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। या तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखे। तो आपका आंसर होगा प्रकाश का परावर्तन, देखिए तीर दीजिएगा, लिखिएगा प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी अपने पूर्व माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम होते हैं आपतित किरण आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। देखिएगा पहला नियम आप सभी लोग जानते होंगे, क्या है कि आपतित किरण एवं आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम कहते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और यह देखिए आपको सचित्र पड़ा हुआ चित्र है, ठीक है। नीचे आपको समतल दर्पण है, इस तरह से आया हुआ किरण आपतित किरण है, इधर से आपको परावर्तित किरण, ऊपर से अभिलंब डाला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दे, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या उदाहरण दे, तो आंसर होगा संतुलित रासायनिक समीकरण तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादकों में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादकों में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Zn मतलब जिंक H2SO4, यानी कि दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 बनेगा और H2 बनेगा। और यहाँ पर देखिए जिंक देखिए एक है तो जिंक यहाँ पर एक है, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 2 है तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए 4 है तो ऑक्सीजन 4 है। सल्फर देखिए 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के आणविकरणीय संसाधन कौन कौन है, ठीक है। ऊर्जा के आणविकरणीय संसाधन कौन होते हैं। पहले आणविकरणीय संसाधन कहते किसको है, वैसा संसाधन जिसको मानव अगर एक बार उपयोग कर ले और वह समाप्त हो जाए तो उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। मतलब कि एक बार उपयोग करने के बाद वह संसाधन समाप्त हो जाए उसे नवीकरणीय नहीं अनवीकरणीय कहेंगे, ठीक है।
और वैसा संसाधन जिसे मानव बार बार उपयोग करता है उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, वैसा संसाधन जिसे मानव बार बार उपयोग करता है उसे कहते हैं नवीकरणीय, जैसे हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक है, और अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसे मानव एक बार उपयोग करे या समाप्त हो जाए। जैसे कि देखिए अनवीकरणीय संसाधन के निम्नलिखित उपयोग स्रोत है। ठीक है, उदाहरण जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है, और भी आप सोच के बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में कहते हैं कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। ठीक है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, तो आंसर आपको होगा ग्रासनली के बाद भोजन अमाशय में चला जाता है। ठीक है, ग्रासनली के बाद भोजन अमाशय में चला जाता है। अमाशय में जाने के बाद भोजन की पाचन की क्रिया होती है। इसमें HCl अम्ल पाए जाते हैं, जिसके प्रभाव के कारण शरीर में गए कीड़े मकोड़े HCl के प्रभाव के कारण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, तो ग्रासनली के बाद भोजन अमाशय में चला जाता है। अमाशय में जाने के बाद भोजन के पाचन की क्रिया होती है। इसमें HCl अम्ल पाया जाता है, जिसके प्रभाव से शरीर में गए कीड़े मकोड़े HCl के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, एक भी हम नहीं कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं, कोई भी आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगर आपको 400 नंबर लाना है तो 400 वाला सीरीज देखना है। ठीक है, तो पूरा देखिएगा क्वेश्चन को, वीडियो को शुरू से अंत तक। 70 नंबर देखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो लेंस से अपवर्तित होने के कारण, ठीक है, होने के कारण मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तो लेंस के से अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो रहने देते हैं आज जो है पार्ट 3 में 70 क्वेश्चन तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो से बढ़ेंगे पार्ट 4 के साथ। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको 400 नंबर लाना है तो इस 400 वाले क्वेश्चन को जरूर देखना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज़बरदस्त। ठीक है, थैंक यू।